करेंगे। फिर 4 विकल्प थे। पहला, उसे सड़क के और बीच में रख देंगे ताकि कोई गिर ही जाए। दूसरा, उसे उठा के पटक के मारेंगे किसी के ऊपर। तीसरा, उसे उठा के साइड में कर देंगे ताकि किसी को चोट ना लगे। और ऐसे चौथा विकल्प था कि आप उसको लेके अपने घर ही ले जाएंगे कि चलो जब घर बनाएंगे काम आ जाएगी, ऐसा कुछ ऐसा विकल्प था। ठीक है, तो ऊपर था कि सही विकल्प को चुने। तो हमारी क्लास के 50 के करीब बच्चे थे, सबने सही विकल्प चुना कि हम ईंट को उठा के साइड में रख देंगे ताकि किसी को चोट ना लगे। और मैं जानता हूं कि उन 50 में से एक भी सड़क पे ऐसा करता नहीं था। वो आंसर सारे सही चुनते थे, मैं भी, सब लोग। पर उनमें से एक ने भी जीवन में आज तक सड़क पे अपनी गाड़ी या खुद को रोक के ईंट हटाई हो, मुझे भरोसा है कि ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि हम नैतिकता का सिद्धांत समझ रहे हैं। और इसलिए यूपीएससी ने इस पेपर के पाठ्यक्रम के शुरुआत में एक बात लिखी है। आपके पास जो पाठ्यक्रम है उसको देखिए ध्यान से, जो उसके ऊपर अनुदेश लिखा है, इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, वो क्या है। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति का मतलब है एटीट्यूड, अभी समझाऊंगा क्या होता है, तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। यह मनोवृत्ति का मतलब है अप्रोच से उनकी दृष्टिकोण क्या है। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन, केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। इस भाषा को देखकर साफ लगता है कि ये पेपर अप्लाइड किस्म का है, सैद्धांतिक किस्म का नहीं है। यूपीएससी में आप देखेंगे, जब आप इस बार हम ऐसा भी करेंगे कि आपको हर टॉपिक में अब तक जितने प्रश्न आए हैं यूपीएससी में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उन सबकी लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे ताकि सारे प्रश्न हम कवर करते हुए चलें, कोई प्रश्न आपसे छूटे नहीं। आप देखेंगे कि यूपीएससी की अप्रोच बहुत एनालिटिकल, सब्जेक्टिव, अप्लाइड किस्म की है। उन्हें ज्यादा रुचि इसमें नहीं है कि किसी दार्शनिक का नाम लेके पूछें कि ये बताएं कि कांट ने अपने दर्शन में नैतिकता के बारे में क्या बताया है, कौन सी पुस्तक में बताया है। तो ज्यादा से ज्यादा ये पूछेंगे कांट का एक विचार है कि मनुष्य को साध्य मानना चाहिए। वो सिर्फ इतना पूछेंगे, प्रत्येक मनुष्य साध्य होता है, इस संबंध में अपनी राय बताइए। वो नाम भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात से मतलब है ही नहीं कि आपको कांट की दोनों पुस्तकों के नाम याद है या नहीं है, कांट कौन सी शताब्दी में हुआ, कौन से देश में हुआ, ये सब उनको मतलब नहीं है। कांट ने जो समझाया वो आपकी खोपड़ी का हिस्सा बना या नहीं बना, उनको इससे मतलब है। पीसीएस की परीक्षा का स्तर आमतौर पर यूपीएससी की तुलना में थोड़ा सा हल्का होता है, और वो यहां भी देख सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश का पहले पेपर हुआ है, उसमें उन्होंने कांट के सिद्धांत पे सवाल पूछ लिया है। एक ही पूछा थिंकर पे, लेकिन पूछ लिया है। मध्य प्रदेश में तो और छोटे सवाल पूछते हैं, वो सीधा पूछते हैं कि इस दार्शनिक की किताब का नाम बताओ, एक सवाल। आप समझ रहे ना कि एक ही पेपर में प्रश्न पूछने का स्तर कहां से कहां तक वेरी करता है। एक पीसीएस पूछ रहा है कि कांट की 2 पुस्तकों के नाम लिखें, दूसरा पीसीएस कह रहा है कि कांट के इस सिद्धांत की व्याख्या करें, तीसरा बिना कांट का नाम पूछे या दिए ये कह रहे हैं कि इस सिद्धांत का अर्थ बताएं और यह आपके जीवन में कैसे हेल्प करता है, सहायता करता है, ये समझाएं। तो हमें अप्रोच क्या लेके चलनी है? हम तथ्य लेके चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको उत्तर प्रदेश या कोई और पीसीएस देना हो, तो हम छोड़ेंगे नहीं उनको। लेकिन ज्यादा ध्यान क्या लगाना है, चीजों को समझें, अपनी भाषा में लिखने का अभ्यास करें, ये हमारा इसका पर्पस रहेगा। और ऐसे पेपर को सॉल्व करना भी थोड़ा सा टफ होता है, अभी उस पर आएंगे। लेकिन पहले समझें कि इस पेपर का अगले 50-55 दिनों का लाभ कैसे आपको उठाना है। देखिए, इसका एक लाभ तो सीधे सीधे यूपीएससी में है ही। जो एग्जाम आप देने वाले हैं, आईएएस का एग्जाम या सिविल सर्विस एग्जाम, वो तो है ही। इसका एक बहुत बड़ा लाभ है जो चाहते ना चाहते आपको हो ही जाएगा, वो है जीवन में या लाइफ में। अब लाभ होगा कि नुकसान होगा ये बाद में तय कर लेंगे, लेकिन क्या होगा मैं आपको बता देता हूं अभी, क्योंकि आज से 2-4 दिन के बाद आप लोग बहुत विचलित होने लगेंगे, परेशान, हैरान होने लगेंगे और कुछ कुछ दार्शनिक टाइप के दिखने लगेंगे। हो सकता है कमंडल खरीद लें, खड़ाऊ खरीद लें, ये संभावना है, इस पेपर में संभावना होती है। फिलोसफी विषय में तो और ज्यादा होती है, इथिक्स तो उससे थोड़ा टच होता है सिर्फ, तो इसमें भी संभावना बन जाती है। जहां तक यूपीएससी में फायदे की बात है, इसके फायदे 2 हैं। एक तो है आईएएस मेंस में, जहां ये पेपर काम आएगा, ही दूसरा इंटरव्यू में। आपको अच्छे से पता है कि अच्छा इंटरव्यू केस स्टडीज पे बेस्ड होता है, सिचुएशंस पे बेस्ड होता है। और इंटरव्यू में अगर आपकी सिचुएशन हैंडलिंग ठीक है तो आप मान के चलिए कि एक बहुत शानदार स्कोर आप इंटरव्यू में ला सकते हैं। 275 में से
180, 190, 200, 206 के बीच का जो स्कोर है, ये हाईएस्ट स्कोर्स में होता है। ये जनरली उसी का आता है जिसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, सिचुएशन हैंडलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच अच्छी होती है। वो अजीब अजीब सवाल पूछ लेते हैं आपसे, जैसे यही कि मान लीजिए तैयारी करने के समय आपको किसी से मोहब्बत हो गई थी, प्रेम हो गया था। मैं जानता नहीं हूं आपके बारे में, आप इस भाव से मत देखिए कि अरे इसे कैसे पता लग गया, मुझे नहीं पता, एकदम नहीं पता। आपके चेहरे पर चोरी पकड़ी गई वाला भाव आ गया, तो मैं नहीं जानता, ना मेरी रुचि है जानने में आपके बारे में, ठीक है। मतलब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होगा होगा, चिंता ना करें। तो मान लीजिए सवाल ऐसा पूछते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि वो पूछते हैं कई बार इस तरह के सवाल कि आपकी शादी हो गई, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, 32 साल के हो गए, शादी क्यों नहीं की अब तक, प्रौढ़ विवाह क्यों करना चाहते हो। तो कई बच्चे बहुत सेफ आंसर इसमें लेके चलते हैं, क्योंकि बच्चों को पता है कि जहां कोई जवाब देंगे फंस जाएंगे, फिर 50 सवाल आएंगे। तो आजकल यूपीएससी के इंटरव्यू देने वाले बच्चों की सबसे सामान्य इस पे अप्रोच ये रहती है कि ऐसा जवाब दो कि अगला सवाल ना पूछे। क्या जवाब देते हैं कि सर मैं कहीं कमिटेड हूं, हमारी कमिटमेंट है कि नौकरी हो जाए फिर हम शादी करेंगे। ये सबसे सेफ आंसर है। इसके बाद जनरली वो कुछ नहीं पूछते। तो सब बच्चों ने ये याद कर रखा है कि जी मैं कमिटेड हूं, हमारी बात हो गई है, और उसके बाद बेशक कमिटमेंट हो न हो, आज तक बात हुई हो ना हुई हो, लेकिन वो जवाब आमतौर पर दे देते हैं। फिर वो उसे पूछते हैं कि अच्छा मान लीजिए आप कमिटेड हैं, तो अगला सवाल बता दीजिए, कोई बात नहीं। मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया और उसके बाद आपने अपनी कमिटमेंट पूरी करने के लिए अपने घर में माता जी से बात की, पिताजी से बात की। इसमें माताएं ज्यादा बदनाम है बिना बात के, जबकि पिता भी कम नहीं होते हैं। पिता माता के माध्यम से काम करवाते हैं, लेकिन भूमिका बराबर की रहती है उनकी भी। तो जैसे ही आपने, मतलब मैं किसी लड़के को केंद्र में रख के बात कर रहा हूँ, इसका रिवर्स लड़कियों के केस में हो सकता है कि आपने जैसे ही अपनी माता जी से कहा, आपको उम्मीद थी कि माता जी मान जाएंगी, बचपन से बहुत प्रेम करती रही हैं आपको, आपकी हर जिद को मानती रही हैं, आपको भरोसा था कि एक आखिरी जिद भी मान ही लेंगी, ऐसा क्या है। लेकिन जैसे ही आपने कहा, वो क्रुद्ध हो गई, फुफकारती हुई उठी और उन्होंने बहुत गुस्से में कहा कि बेटा अगर ये तुमने बकवास की तो आज के बाद तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं, मेरा मरा मुंह देखोगे तुम। ऐसा डायलॉग मार दिया है माता जी ने, और सीरियसली, ऐसा नहीं कि प्यार मोहब्बत में कहा हो, सीरियसली कहा है। अब आपके होश फाख्ता हो गए। कितने कितने आपने वायदे कर रखे थे, 4 साल से डेली प्रॉमिस कर रहे थे, और जब जब उसने पूछा कि तुम्हारी मम्मी कैसी है, आपने कहा मम्मी बहुत ही उदार महिला है, इतनी उदार है कि आज तक उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। वो तो पड़ोस में भी किसी का लव मैरिज जो समर्थन करती है सबका। तो इससे बच्चे ने अनुमान किया कि अपने घर में भी समर्थन करेंगे। वो भूल गया कि पड़ोस के घर में करना अलग बात होती है, अपने घर में करना अलग बात होती है। तो वो कह रहे हैं कि बेटा हुआ ये है कि वायदा आपने 4 साल में इतनी बार किया है कि आप गिल्ट फीलिंग से मर जाओगे अगर शादी नहीं करोगे तो। और माँ ने कह दिया कि बेटा अगर इससे शादी की तो मजाक नहीं कर रही हूं, मैं सच में मर जाऊंगी। और एक दिन वो कन्या आपके घर में आ गई है माँ से मिलने के लिए कि भाई ऐसी क्या बात हो गई, हमसे भी तो बात करो। और दोनों के बीच तू मैं ठीक से हो गई है, कहा सुनी ठीक से हो गई है। आप बीच में मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं, और आपके पड़ोस में आपके पापा बैठे हैं चुपचाप एकदम। अंत में नायिका ने कहा, नायिका समझ रहे हैं, हाँ, जो जिससे आपने वायदे कर रखे थे। अंत में नायिका ने कहा ऐसा है, लड़के का नाम कुछ भी सोच लीजिए, रमेश सुरेश कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। क्या नाम रखें, सुरेश रखने हैं? लड़के का नाम पूछ रहा हूं भाई, दिमाग में ऐसा। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मान लीजिए कुछ भी, सुरेश नरेश महेश कुछ ही मान लीजिए, ठीक है। कोई XYZ नाम मान लेते हैं, ठीक है। तो उस लड़की ने कहा कि ऐसा है रमेश बाबू, 4 साल में आपने जो वायदे किए हैं ना, इसके बाद अब मैं पुलिस की शिकायत करूं, ये करूं, वो करूं, वो सब मैं तो कर सकती हूं, उसमें दिक्कत नहीं है। तुम्हारी चिट्ठियां इतनी सारी हैं, प्रमाण मेरे पास बहुत सारे हैं, कम नहीं है, पर उस सब में कुछ रखा नहीं है। जब धोखा हो ही गया तो फिर इन सब में क्या रखा है। तो उसने कहा ऐसा है कि मैं अभी इसी क्षण आत्महत्या कर रही हूं, और वो सामान लेके आइए साथ में ही। समझ लीजिए, उसके पास मिट्टी का तेल, लाइटर, सब कुछ है, साथ में है। बैग में से निकाला, उसके पास मत आना, देखो। उसने कहा कि मेरे पास मत आना, वो करीब 5-6 फीट की दूरी पे है आपसे। उसने कहा हिलना मत वहां से। और उसने देखते ही देखते मिट्टी का तेल अपने ऊपर छिड़क लिया है, और माचिस हाथ में है।
हंसने की बात नहीं, सीरियस सिचुएशन है, थोड़ा सीरियसली समझो उस बात को पहले। और वो ठीक उस मूड में है कि अगर उसको नहीं रोक पाए तो वो आग लगा लेगी खुद को। ये सवाल पूछते हैं इसके इंटरव्यू में, इस तरह के सवाल, अरे इतना विस्तार में नहीं, संक्षेप में पूछते हैं, लेकिन भाव यही रहता है। और जैसे ही आपकी माताजी ने देखा कि बेटा द्रवीभूत हो रहा है, द्रवित हो रहा है, बहकावे में आ रहा है, तो माँ किचन के अंदर गई, वो भी बोतल लेके आ गई, बोली बेटा फैसला करने से पहले यहां भी देख लो। और माँ ने भी मिट्टी का छिड़क लिया है पूरा, और माचिस हाथ में है। तब आपको करना है फैसला। और तीसरी बोतल नहीं है, क्योंकि ऐसे में अधिकांश बच्चे बोलते हैं मैं खुद ही छिड़क लूंगा अपने ऊपर और मैं खुद ही मर जाऊंगा। वो ऑप्शन नहीं है, 2 ही बोतलें थी, वो खत्म हो गई हैं। 2 ही माचिस थी, पहले से ऑक्यूपाइड है वो, तीसरी माचिस नहीं है, या लाइटर, जो भी आप अच्छा समझे, 2 ही थे। अब आपको फैसला करना है, दोनों तरफ से अल्टीमेटम है, 20 सेकंड में फैसला करो, नहीं तो मैं गई, नहीं तो मैं गई। और 20 सेकंड चुप रहे तो दोनों गई, चौथा ऑप्शन नहीं है। तो आप सोच रहे कि मैं सही जवाब आपको देने वाला हूं, मैं कोई जवाब नहीं देने वाला हूं। मैं केवल आपके अंदर आग पैदा कर रहा हूं समझने की कि एथिक्स क्या करता है, एथिक्स में किस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है। ये सब इंटरव्यू में होता है, खूब सवाल इस तरह के पूछते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन में आप डर गई हैं कि क्या होगा इसमें। कुछ नहीं होगा, ये काल्पनिक कथा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, काल्पनिक कथा है, कोई नहीं मरने वाला है, ठीक है ना। लेकिन आप सिचुएशन सोच के देखिए, किसी घर में ऐसा हो भी सकता है, हो सकता है इतनी डिग्री पे ना हो, थोड़ी कम डिग्री पे हो, लेकिन सिचुएशंस तो टफ हो ही सकती है ना किसी घर में। तो एक सवाल ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू में अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ लें तो उसका जवाब क्या देंगे। इसका जवाब आप क्या देंगे ये हम डिस्कस करेंगे समय आने पर, लेकिन इतना तय है कि यदि आपने एथिक्स से कंसेप्ट ठीक से पढ़ लिए हैं तो आप इसका जवाब जो आज देंगे उससे बहुत बेहतर उस दिन देंगे, क्योंकि आपको निर्णय करने की सही प्रक्रिया पता होगी, आपको अपने निर्णय पर टिके रहने के तर्क पता होंगे, जस्टिफिकेशंस होंगे। फिर आप निर्णय ये करें या वो करें, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके पीछे की जो तर्क योजना है वो ठोस होगी। और अंत में ऐसे प्रश्नों में वही तर्क योजना काम आती है जो ठोस होनी चाहिए। तो इंटरव्यू में तो ये सिचुएशंस हेल्प करेंगी ही आपको, असली फायदा मेंस में है। और मेंस के बारे में ध्यान रखिए, मैं आपसे 1000 बार कह चुका हूं कि अगर आपको हिंदी माध्यम से आईएएस बनना है तो अंततः 3 चीजों से ही आप आईएएस बनने वाले हैं। उनमें से एक आपका होगा वैकल्पिक विषय, जिसमें आपको कम से कम 300 प्लस नंबर लाने चाहिए, हो सके तो 310, 20, 25 नंबर लाने चाहिए। जनरल से हैं तो 310, 20 से कम में बात नहीं बनेगी। रिजर्वेशन का फायदा है तो थोड़ा सा 5-10 नंबर आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं। दूसरा है एसए, जिसमें आपको कम से कम 150 और हो सके तो 160 मार्क्स लाने ही होंगे अगर आईएएस बनना है तो। भारतीय प्रशासनिक सेवा में आना है, जो कि मजाक नहीं है, बहुत टफ है वहां पहुंचना। जीएस के 4 पेपर्स हैं और 4 पेपर में सिंपल सा फॉर्मेट ध्यान रखिए कि पहले 3 पेपर्स में 100 की एवरेज अगर आप ले आते हैं तो आप शहंशाह हैं हिंदी माध्यम में। 100 100 100, किसी में 102, 98, 100 ऐसा करके अगर 300 नंबर ले आते हैं तो शानदार है। एक ही पेपर है जिसमें आपके अब तक हिंदी माध्यम में हाईएस्ट मार्क्स इस पेपर में 124 आ चुके हैं। पेपर 4 में निशान जैन के थे 124 नंबर। और ये संभव है क्योंकि इसमें भाषा का रोल बहुत ज्यादा नहीं है कि आपको अंग्रेजी की तुलना में वो भाषा नहीं मिल रही, ऐसा आमतौर पर नहीं है। क्योंकि इसमें लेटेस्ट रिसर्च क्या हुई, क्या क्या खोजें हो रही हैं, विज्ञान में क्या नया प्रयोग हुआ, उन करंट अफेयर्स का महत्व नहीं है। जहां जहां करंट अफेयर्स और जहां जहां अंग्रेजी भाषा की प्रमुखता होगी वहां वहां हिंदी माध्यम में नुकसान थोड़ा सा हो जाता है। निबंध में क्योंकि वो मैटर नहीं करता है तो नुकसान नहीं होता है। एथिक्स में मैटर नहीं करता है, इसलिए एथिक्स में भी नुकसान प्रायः नहीं होता है। और मेरी कोशिश है इस बैच में, जो हम कोशिश करने वाले हैं वो ये है कि इस पेपर को इस तरह से हम तैयार करें, मतलब समझने के साथ साथ आंसर राइटिंग पर इतना ध्यान दें हम 50-60 दिन के ड्यूरेशन में, कि आप में से कुछ लोग कम से कम जो शानदार लिखने की संभावना रखते हैं वो 125 प्लस का स्कोर और हो सके तो 130-35 तक का स्कोर ला सके। सीधी सी बात है, ये स्कोर ऐसा नहीं है कि कोई भी ले आएगा, इसके लिए बहुत मेहनत मैं तो करूंगा ही, आपको भी करनी होगी। और यदि आप एथिक्स में 125 के आसपास ले आते हैं ना, बहुत सारे बाकी पाप माफ हो जाएंगे।
पेपर 1, 2, 3 में कुछ कम रह भी जाएगा तो ही मैनेज हो जाएगा। इसलिए अब एथिक्स पढ़ना शुरू कर ही रहे हैं तो थोड़ा सीरियस हो जाइए। लेखन शैली का अभ्यास जम के करेंगे, मैं क्लास में करवाऊंगा, आपको बार बार करवाऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि 125 नंबर लाना मुश्किल काम नहीं है, बस अब थोड़ा सा साथ दीजिएगा। दूसरा फायदा इसका आपको बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं जब भी यहाँ बैठता हूँ विद्यार्थियों से मिलने के लिए, जैसे मान लीजिए 20 बच्चे आए तो उन 20 में से 18 की दिक्कत पढ़ाई के बारे में नहीं होती है। वो आते हैं इस भाव से कि पढ़ाई में बहुत बड़ा संकट आ गया है, पर 2-3 मिनट होते होते पता लगता है कि संकट कुछ मानसिक नैतिक दुविधा का संकट है। और दुविधाएं इसलिए हैं कि हमें जीवन के कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं है। बात बात पे गिल्ट फीलिंग हो जाती है, अपराध भावना पैदा होती है कि ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। और इस उम्र में जाहिर है कि ये दिक्कत ज्यादा होती है जिस उम्र से आप गुजर रहे हैं। मैं तो कई बार ये बात कहता हूं, मजाक में नहीं कहता, सीरियसली कहता हूं कि जैसा पाठ्यक्रम है ना, ये इतना शानदार है कि आईएएस की तैयारी न भी करनी हो तब भी इस पाठ्यक्रम से एक बार गुजर जाना चाहिए। ये आपकी जिंदगी को शानदार बना देगा। और ये बात सबसे ज्यादा जिस पेपर के बारे में कह सकते हैं वो ये है, एथिक्स का पेपर। मैं दावे से कह रहा हूं कि आज से 60 दिन के बाद आपके जीवन की अधिकांश दुविधाएं खत्म हो जाएंगी। कुछ सुविधाएं भी खत्म हो जाएंगी, कई सुविधाएं खत्म होंगी, ज्यादा दुविधाएं खत्म होंगी। सुविधाएं कौन सी खत्म होंगी? जैसे आप कुछ गोल मटोल सी बातें मान के आराम से चल रहे हैं, आपको अचानक पता चलेगा कि वो सब झूठ है, बकवास है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और इससे आपके कुछ बुनियादी विश्वास जिस पे आपका जीवन ठीक से चल रहा था वो हिलने लगेगा, आप परेशान हो जाएंगे, चीजों से भरोसा हट जाएगा। और जब भरोसा हिलता है तो फिर आप परेशान होते हैं कि अब मैं किस चीज पे भरोसा करूं, क्योंकि भरोसा चाहिए ना किसी चीज पर। लेकिन आपको साथ साथ ये भी समझ में आएगा कि जिन चीजों से भरोसा उठा है उनसे उठना जरूरी था। एक कायदे का इंसान बनने के लिए गलत चीजों पर विश्वास न हो, ये बहुत जरूरी है।